अरे कैसा है ये गठबंधन इंडिया। विवाद मानो हाथ पकड़कर चल रही हो। अभी एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा सीना ताने खड़ा हो जाता है। आए दिन अपने ही इस गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वहां से आराम मिले तो नई चुनौती। विपक्षी गठबंधन की सारी दिक्कतों के बीच अब एक नई परेशानी सामने आई है। परेशानी क्या है, इस पर गौर करिए। सबसे पहले नाम पर नजर डालिए। नाम है I.N.D.I.A, यानी शॉर्ट फॉर्म इंडिया। फिलहाल ये शॉर्ट नाम ही एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। दरअसल गठबंधन का शॉर्ट नाम इंडिया रखने पर एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलम का हिस्सा है। ऐसे में इसका राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और कोई पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा गया। इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रखा है। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि इंडिया नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है, साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और चिंगारी भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल है, जो आगे चलकर राजनीतिक नफरत और हिंसा की वजह बन सकती है। याचिकाकर्ता ने साफ कहा है कि शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किसी व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। ये एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है। साथ ही आगे यह कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों का स्वार्थी कृतज्ञ 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे देश के नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने इन राजनीतिक दलों को अपने गठबंधन का शॉर्ट नाम इंडिया का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही ही नहीं की। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास इस रिट यानी याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा था। अब गौर करिएगा, कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह कह दिया है कि यह मामला सुनवाई योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यानी अभी तक जो तमाम सारी परेशानियां इस गठबंधन इंडिया में देखने को मिल रही थी, अब तो एक नाम भी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है। हो सकता है 21 अक्टूबर को पूरे मामले में जब सुनवाई हो तो नाम भी छिन जाए। मतलब 21 अक्टूबर महत्वपूर्ण होने वाली है ये देखने के लिए क्या गठबंधन के पास जो ये इंडिया नाम है यानी शॉर्ट फॉर्म में जो इंडिया है वो छिन जाएगा या फिर पास रहेगा। पर चलिए, ये गठबंधन इंडिया के लिए कोई जो विवाद है नए बिल्कुल नहीं है। ये तमाम सारे विवाद जब से गठबंधन इंडिया बना है तभी से साथ साथ गठबंधन के चल रहे हैं। जब से गठबंधन बना तब से गठबंधन का एक डायरेक्शन में चल पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ये जो नाम है जो अब मुसीबत बनकर सामने आया है, इस पर भी तमाम सारी तल्खियां देखने को मिली थी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में, एक बड़े गठबंधन में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक मत नहीं बना पा रही थी कि नाम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रखा जाए, लेकिन फिर भी नाम इंडिया रखा गया है। और अब नाम को लेकर ये जो तल्खियां हुई थी, ये विवाद उन तल्खियों को गहरा करने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि गठबंधन इंडिया सभी छोटे बड़े विपक्षी दलों का गठबंधन है, यानी सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध एकमात्र और बड़ा हथियार है। लेकिन जब से गठबंधन बना है ऐसा प्रतीत होता तो नजर नहीं आ रहा। आप गठबंधन की तमाम सारी जितनी बैठकें हुई उस पर नजर डालिए। बैठकों में ग्रुप की रणनीति बनी, लेकिन अभी तक ग्रुप की रणनीति पर कोई मोहर नहीं लग पाई। ना ही कन्वीनर डिसाइड हो पाया, ना ही चेयरमैन डिसाइड हो पाया। अगर यह भी छोड़ दीजिए तो दिल्ली सीएम केजरीवाल सभी बड़ी नेताओं से बात करते हैं ताकि दिल्ली अध्यादेश गिरे। एकता दिखाने का एकमात्र मौका था, लेकिन इस मौके पर शरद पवार पुणे में पीएम को सम्मानित करते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कहती हैं कि यह लोकतंत्र है, कोई किसी को भी सम्मानित कर सकता है। कुछ समय पहले शरद पवार इंडिया के साथ बैठकें करते हैं, यानी गठबंधन इंडिया के साथ बैठकें करते हैं, लेकिन उसके बाद पीएम के सम्मान के लिए पहुंच जाते हैं। तमाम कोशिशें की गई कि शरद पवार को पीएम के सम्मान करने से रोका जाए, यानी पुणे में पीएम के साथ स्टेज शेयर करने से रोका जाए, लेकिन शरद पवार रुकते नहीं। अरविंद केजरीवाल स्वयं बात करते हैं, संजय राउत खुद बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरद पवार जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ने वाली भी बीजेपी है महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी शरद पवार चुनते हैं कि वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करेंगे। तो ऐसे में तमाम कोशिशों के बाद शरद पवार नहीं रुकते। अगर शरद पवार के साथ जो कुछ देखने को मिला, उनका जो रवैया देखने को मिला, उसे भी छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा विपक्षी दल यानी कांग्रेस, वहां पर संदीप दीक्षित, कांग्रेसी नेता जो इससे पहले सांसद रह चुके हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं जो कई दफा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली अध्यादेश जिस पर एक मौका था कि विपक्ष मिलकर अपनी मजबूती को दिखा पाता, दरअसल विपक्ष जो उसका विरोध कर रहा है, यानी कांग्रेस और तमाम दल जो मिलकर विरोध कर रही हैं, संदीप दीक्षित का कहना है कि यह विरोध ही गलत है, इस विरोध की तो आवश्यकता ही नहीं है। संदीप दीक्षित का कहना था कि देखिए, कांग्रेस या फिर विपक्षी गठबंधन जो विरोध कर रहे हैं, इसका कोई आधार ही नहीं है। यानी कांग्रेस के खुद के नेता कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन मिलकर जो विवाद खड़ा कर रहे हैं या फिर दिल्ली अध्यादेश पर जो विरोध कर रहे हैं, वो निराधार है। इसके बाद सभी विपक्षी बड़ी पार्टियों के नेता यानी गठबंधन इंडिया के नेता, जिसमें से 29 के करीब नेताओं का एक डेलीगेट मणिपुर जाता है, वहां पर स्थिति को देखा जाता है क्योंकि मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है। वापस लौटते हैं तो फिर राष्ट्रपति से मिलते हैं, राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित करते हैं और मणिपुर की जो स्थिति है उससे अवगत करवाते हैं। और इस डेलीगेट में एक ऐसा नाम था जो शामिल तो हुआ लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होता, वो नाम था शरद पवार का। मल्लिकार्जुन खड़गे की नजरें शरद पवार को ढूंढती रही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शरद पवार नजर नहीं आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही शुरुआत की और बताया कि दरअसल वो आज राष्ट्रपति से क्यों मिलने पहुंचे थे। लेकिन शरद पवार का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब होना गौर करने लायक था, क्योंकि इससे पहले भी शरद पवार को जब जब मौका मिला, वो जब जब अपने गठबंधन की मजबूती दिखा सकते थे या फिर एनडीए पर निशाना साध सकते थे, तब तब निशाना साधने से बचते हुए शरद पवार नजर आए हैं। ये एक बात जो सामने आई कि शरद पवार कहीं ना कहीं अभी भी अपने लिए समतल जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद एक बड़ी जानकारी देखने को मिली कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले बयान में राहत मिली है, उनकी सजा रोक दी गई है, संसदी बहाल हो गई है। लेकिन इस बीच प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ये कहते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि देखिए, बेशक राहुल गांधी की संसदी बहाल हो गई हो, विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलने की बात हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन की कुछ बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं जो इससे खुश नहीं है। 3 बड़ी पार्टियों के 3 बड़े नेताओं के नाम वो लेते हैं, जिसमें शरद पवार, ममता, इसके साथ साथ नीतीश के नाम की वो बात करते हैं कि ये 3 नाम हैं जो राहुल गांधी की संसदी बहाल होने से नाराज हैं क्योंकि उनके सपने टूट गए हैं। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा फैसला यानी अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो नाराजगी भी सामने आती है। सबसे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव शुरू में इसकी चर्चा शुरू हुई तो कई पार्टियां नाराज हो गई कि जब भी सब विपक्षी गठबंधन मिलकर आगे बढ़ रही हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, तो ऐसा क्यों कि नाम सिर्फ कांग्रेस के सांसदों के हों, सिग्नेचर सिर्फ कांग्रेसी सांसदों के देखने को मिले। फिर जब आखिरकार चर्चा शुरू होती है, अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बातचीत शुरू होती है, तो राघव चड्ढा विपक्ष के सामने ही, यानी विपक्षी मजबूत पार्टियों के राघव चड्ढा, सांसद राघव चड्ढा, कि आप अडानीवादी बनिए, नेहरूवादी मत बनिए, ऐसा उन्होंने केंद्र शासित दिल्ली होने पर कहा था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के केंद्र शासित होने पर विरोध होता रहा है। यानी कुल मिलाकर तमाम बड़ी विपक्षी पार्टी, यानी तमाम बड़ी पार्टियों में शामिल सबसे मजबूत पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सामने ही राघव चड्ढा कहते हुए नजर आते हैं कि आप नेहरूवादी ना बनिए, यानी कुल मिलाकर नेहरू की सोच को गलत बताते हैं। लेकिन कांग्रेस चुपचाप ये सह जाती है। इससे पहले भी कई बार सदन में यह कहा जा चुका है कि देखिए, यह गठबंधन कभी भी टूट सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमाम बार ये कह चुके हैं कि देखिए, केजरीवाल कभी भी इस गठबंधन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि सारा मुद्दा तो दिल्ली अध्यादेश का था जो पारित हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पहुंच गया है। तो अब कभी भी यह गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि केजरीवाल का उद्देश्य ही इस गठबंधन में शामिल होने का यह था कि दिल्ली अध्यादेश पास हो जाता। मैंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की, तमाम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बड़े नेता गायब रहे हैं, नीतीश कुमार से लेकर कई सारे ऐसे नाम हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते। यह भी एक इशारा है कि यह गठबंधन दिखाने को तो अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रखता है, लेकिन वैसी मजबूती लाना गठबंधन के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अभी तक केंद्र की बात हुई कि केंद्र में क्या कुछ गठबंधन में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप राज्य पर नजर डालें तो गठबंधन की स्थिति वहां पर और दयनीय हो जाती है। बंगाल में ममता का तालमेल कमजोर होगा बाकी पार्टियों से,
बिहार की उठापटक से सभी वाकिफ हैं कि कोई एक मंत्री पद देने को तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब के कई नेता हैं जो आपके साथ इस गठबंधन के विरुद्ध हैं। यानी अभी तक जितनी बैठकें हुई और ग्रुप की जो रणनीति डिसाइड हुई कि अलग अलग राज्यों में सीट शेयर डिसाइड करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसके लिए एक कन्वेनर का नाम डिसाइड होना है और नीतीश कुमार के नाम को एक मजबूत नाम माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, सूत्र कहते हैं कि शरद पवार की ये जो नाराजगी है कि वो पार्टी लाइन से या फिर गठबंधन लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि शरद पवार जो चाहते थे उन्हें वो इस गठबंधन इंडिया में नहीं मिल पाया है। तो ग्रुप की रणनीति यानी अलग अलग राज्यों में सीट शेयर की जो रणनीति है, क्या इसे गठबंधन इंडिया साध पाएगा? क्योंकि अभी तक तो ग्रुप डिसाइड नहीं हो पाए, चेयरमैन डिसाइड नहीं हो पाया और लग रहा है कि ये नाम डिसाइड करना भी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। तमाम सारे अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स की यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।